IAS Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। हेलो, तो आज की क्लास में हम करेंगे आर्टिकल 15, 16 और 17। इसके पहले जो है पहले के वीडियो में, हालांकि वीडियो आपको बोला था देखने के लिए, उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी जो है 12, 13 और 14 के बारे में बताया है। मैंने पहले ही ये बताया था कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो शुरू होता है, वो कहाँ से कहाँ तक है, वो हमारा आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है, ठीक, जो कि पार्ट 3 का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आर्टिकल 15 क्या है। तो आर्टिकल 15 क्या है, ये बात करता है आर्टिकल 15, ये बेसिकली एलिमेंट ऑफ अनफेवरेबल बायस के ऊपर, ठीक, ये बात करता है। ये क्या कहता है कि सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस ऑफ पब्लिक एरियाज, यानी सभी को एक समानता, सोशल इक्वालिटी की बात करता है। जो भी पब्लिक एरियाज है उन सभी को सभी। हेलो, तो आज की क्लास में हम करेंगे आर्टिकल 15, 16 और 17। इसके पहले जो है पहले के वीडियो में, हालांकि वीडियो आपको बोला था देखने के लिए, उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी जो है 12, 13 और 14 के बारे में बताया है। मैंने पहले ही ये बताया था कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो शुरू होता है, वो कहाँ से कहाँ तक है, वो हमारा आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है, ठीक, जो कि पार्ट 3 का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आर्टिकल 15 क्या है। तो आर्टिकल 15 क्या है, ये बात करता है आर्टिकल 15, ये बेसिकली एलिमेंट ऑफ अनफेवरेबल बायस के ऊपर, ठीक, ये बात करता है। ये क्या कहता है कि सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस ऑफ पब्लिक एरियाज, यानी सभी को एक समानता, सोशल इक्वालिटी की बात करता है। जो भी पब्लिक एरियाज है उन सभी को सभी लोग एक्सेस इक्वली कर सकें, ये उसकी बात करता है। यानी ये सिंपली बात करता है कि नो पर्सन शैल बी शोन फेवरेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी ये किसी भी तरह के फेवरेटिज्म की बात नहीं करता है ऑन दीज 5 ग्राउंड्स। रेस के बेस पे कोई फेवरेटिज्म स्टेट या सिटीजन नहीं करेंगे, रिलीजन के बेस पे कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये किसके लिए है? दिस इज बेसिकली फॉर द सिटीजन्स ओनली, यानी जो भारत का नागरिक है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो पर्सन्स के लिए भी हैं और इंडियन सिटीजन्स के लिए भी हैं। पर्सन्स में कौन होगा? कोई भी हो सकता है, जो बाहर से, भारत के दूसरे देश का नागरिक भी हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो सिटीजन्स इट मीन्स ही बिलोंग्स टू इंडिया, ये उसके लिए ही है आर्टिकल 15। और दिस इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 14। ये आर्टिकल 14 का एक्सटेंशन है। मैंने पहले बताया भी था कि आपको ये बेसिकली आर्टिकल 14, 15 और 16 दीज आर सिमिलर, एक खास रिलेशन है उनके बीच में, क्योंकि ये सभी इक्वालिटी है। तो इक्वालिटी की बात करते हैं सभी। तो इक्वालिटी में क्या है, जैसे 14 जो है वो काफी ब्रॉड, एक जो है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये उसकी बात करता है ब्रॉडर सेंस में। और 15 जो थोड़ा उससे कम और 16 जो है वो उससे भी कम, यानी ये सभी इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ उनके एरियाज जो हैं वो थोड़े अलग हैं। तो एक सिमिलर रिलेशन है। अब यहाँ हम बात करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 है वो 5 क्लॉजेज में डिवाइड है। 5 क्लॉजेज, तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्लॉज आर्टिकल 15 क्लॉज 1। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है? तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है कि ये इट बार्स टू द स्टेट, इट मींस ये स्टेट के लिए है, ये स्टेट को किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से प्रोहिबिट करता है। कौन सा डिस्क्रिमिनेशन? ऑन द अबव 5 ग्राउंड्स। 5 ग्राउंड्स के बेस पे जो हमने ऊपर देखा, उन आधार पर स्टेट किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह की पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, ये उसको वॉइड करता है।
ठीक। और ये जो है क्लॉज जो है तभी अप्लाई होता है जब स्टेट करे ऐसा, यानी इट इज टोटली डिवोटेड टू द स्टेट, यानी आर्टिकल 15(1) क्या है, ये स्टेट के लिए है, ये स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि स्टेट किसी भी तरह का ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन है उसको अवॉइड करेगा, उससे बचेगा। ठीक। और ये क्या है, कोई अगर ऐसा करता है तो वो लॉ क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, लेकिन नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। यानी कब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, यदि बात करता है वो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल फिटनेस की पे अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात आए, एजुकेशन ऑफ वुमेन की बात आए, इन सब रेजिडेंस के बेस पे किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन की बात आए, तो इन सभी पर अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, ये यानी कि ये पॉजिटिव सेंस में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन की जाती है तो ये उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानता है। कहने का क्या मतलब है, जैसे आप सभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी वही एग्जाम में अपीयर कर सकता है यूपीएससी के जो एक पर्टिकुलर एजुकेशन यानी कम से कम ग्रेजुएशन कर रहा, फाइनल ईयर में हो या ग्रेजुएट हो, वही दे सकता है, और एज बार भी उसमें दिए गए हैं। ठीक। तो इसके लिए, और आर्मी में जाना है तो फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन की बात करी जाएगी आर्मी में जाने के लिए, तो ये उस तरह के किसी भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को ये अलाउ करता है, उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानता। ठीक। इसमें क्या है कि स्टेट को स्पेसिफिकली वार्न किया गया है इस आर्टिकल में कि रिलीजन के बेस पे स्टेट कोई भी या किसी भी इंडिविजुअल को डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, और नहीं बेसिस ऑन रेस, यानी इन आधारों पर, इन दो आधारों पर, अगर रिलीजन के आधार पर स्टेट अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करता है, या रेस क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे, या ब्लैक व्हाइट की बात करें, कॉकेशाइट, मंगोलाइड, इस तरह के रेस में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो, यानी इन आधारों पे स्टेट अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसको पूरी तरह से वॉइड माना जाएगा, या उसको उस लॉ अप्लाई नहीं होगा, ये उसके लिए उसको प्रोहिबिट करता है। ठीक। और अगर कोई भी लेजिस्लेशन यानी कोई लॉ बनता है ऑन बेस्ड ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी जातिगत आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो आर्टिकल 15 इसको पूरी तरह से कॉन्ट्रवीन करता है, या उसका वो लॉ जो है आर्टिकल 15 का कॉन्ट्रवीन समझा जाएगा, उसका उल्लंघन माना जाएगा। ठीक। और अगर सेक्स के बेस पर होता है, तो सेक्स के बेस पे, यानी कि अगर मेल फीमेल को या फीमेल को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें या कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज अप्लाई की गई, लेकिन उसके बेटरमेंट के लिए हो डेफिनेटली, तो उसको नहीं चैलेंज किया जा सकता इस ग्राउंड पे कि ये 15 का कॉन्ट्रवीन है या उसका उल्लंघन है, तो ये ऐसा नहीं माना जाएगा, और ये रिजनेबल बेसिस पे इसको क्लासिफिकेशन माना जाएगा। ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट, जैसे कि यहाँ पर किया भी गया है। एक जजमेंट आया है, यूसुफ अब्दुल अजीज का केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे के लिए 1954 में। इसमें बेसिकली आर्टिकल 497 आईपीसी में क्या है, इसको बताया गया है कि 497 आईपीसी में अगर कोई फीमेल एडल्ट्री में अगर करते हुए पकड़ी जाती है, एडल्ट्री में वो इन्वॉल्व होती है, तो उसको इस लॉ के थ्रू, यानी उसको एडल्ट्री का किसी भी यानी फीमेल को नहीं पनिश किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट्री, जबकि सेम ऑफेंस अगर मेल करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। लेकिन बाद में ये लॉ हालांकि खत्म हो गया, और आज तो इसमें, और ये चैलेंज किया गया, 2018 का केस है ये, और इसमें अभी एडल्ट्री है किसी भी तरह से ये पनिशेबल नहीं रहा, मतलब ये इसको गलत नहीं, मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ऐसा माना गया। इसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जोसेफ के केस में, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि सेक्शन 497 जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो वायलेट करता है आर्टिकल 14, 15 और 21 को पूरी तरह से, तो इसलिए वो जो है इसको पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया। आप सभी को समझ में आया ये? ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 2, ये क्या कहता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ये कहता है, ये प्रोहिबिट करता है सब्जेक्शन ऑफ सिटीजन्स, यानी पहला जो था वो स्टेट के लिए था, ये सिटीजन्स को प्रोहिबिट करता है कि आप किसी को भी डिसेबिलिटीज, लाइबिलिटीज या रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन ऑन ग्राउंड, या कोई वो ग्राउंड कौन सा, रिलीजन, ये इन ग्राउंड्स पे अगर कोई सिटीजन्स भी कोई इसी तरह का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन करता है तो ये उसको प्रोहिबिट करता है। यानी आर्टिकल 15(2) बेसिकली फॉर द सिटीजन्स, ये सिटीजन्स के लिए है। ठीक है।
उसके बाद ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति को शॉप के एक्सेस से या पब्लिक रेस्टोरेंट में या होटल में या इंटरटेनमेंट में, रिसोर्ट में, या जिसको पूरी तरह से या पार्शियली और पार्शियली स्टेट फंड के थ्रू हो, उसमें अगर कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करता है तो नहीं माना जाएगा या उसे वॉइड होगा, क्योंकि वो जनरल पब्लिक के लिए अगर वो यूज़ के लिए है तो इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उसमें वॉइड होगा। ठीक। और डिस्क्रिमिनेशन अगर मोरालिटी के बेस पर हो, हेल्थ के बेस पे हो, तो उसको प्रोहिबिट नहीं माना जाएगा। ठीक। रेस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पूरी तरह से प्रोहिबिट होगा। तो ये आर्टिकल 15(1) जो है वो बेसिकली बात करता स्टेट को प्रोहिबिट करता है, और 15(2) सिटीजन्स के लिए। आइए देख लेते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3। तो 15 क्लॉज 3 क्या कहता है कि द स्टेट इज नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी ये एक्सेप्शन है 1 और 2 का, कि ये आर्टिकल जो है 15 वो किसी भी तरह से फीमेल के लिए यानी वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने से प्रोहिबिट नहीं करता है। ठीक। तो आर्टिकल 15 में ऐसा कोई भी नहीं है जो फीमेल यानी वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने से प्रोहिबिट करे। ठीक। लेकिन अगर कोई जनरल प्रोहिबिशन अगर होता है, यानी लेकिन ये हमेशा होना चाहिए कि ये पॉजिटिव सेंस में लिया जाना चाहिए, उनके प्रमोशन एक्टिविटी के लिए ही वो होना चाहिए। लेकिन अगर कोई जनरल प्रोहिबिशन अगर होता है तो वो आर्टिकल 14 उसके लिए अप्लाई होगा। ठीक। लेकिन अगर ये सिमिलर प्रोविजन अगर इसमें सेम अगर चिल्ड्रन के लिए अप्लाई होता है, उनके बेटरमेंट के लिए है, एजुकेशन के लिए है, या उनको एक्सप्लॉयटेशन से प्रिवेंट करने के लिए, बचाए जाने के लिए है, तो वो किसी भी तरह से जो है 15(1) के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये उसको जो है किसी भी तरह से प्रोहिबिट नहीं करता है। यानी कि ये आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है कि वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, ये ला सकता है उसको। ठीक है। फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ 15 क्लॉज 4 क्या कहता है कि ये किसी भी तरह से इट डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट को ये प्रिवेंट नहीं करता आर्टिकल 15 कि कोई स्पेशल प्रोविजन किया जाए फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक। ये क्या है पहले आप जान लें। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को किसी भी स्टेट में पे डिपेंड करता है कि वो डिफाइन करे कि किस कैटेगरी के लोगों को सोशली और एजुकेशनली माना जाएगा, इसलिए क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। जबकि शेड्यूल कास्ट को डिफाइन करने का आधार आर्टिकल 341 के थ्रू है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आर्टिकल 342 के लिए है। तो ये तीनों ही जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है या शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, ये आर्टिकल किसी भी तरह से उनको प्रोहिबिट नहीं करता कि स्टेट इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाए या उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे। तो ये किसी भी तरह से उसे नहीं प्रोहिबिट करता। ठीक। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कहता है। और ये क्लॉज कब इंसर्ट किया गया? ये क्लॉज इंसर्ट किया गया है 1951 में। ठीक। अब ये फर्स्ट अमेंडमेंट था हमारा 1951 में। ये बेसिकली अमेंडमेंट किया गया चंपकम दुराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। अब ये क्या केस था? इस केस में एक्चुअली क्या हुआ था, मद्रास में जितने भी मेडिकल कॉलेज थे उन मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी वाइज सभी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे दिया गया था। ठीक। अब वो रिजर्वेशन देने को ही चैलेंज करा गया इस केस में। तो इस चैलेंज का जो ये वर्डिक्ट आया वो क्या था कि इसमें आर्टिकल क्लॉज 4 ऐड किया गया और इसमें क्या कर दिया गया कि क्लॉज 4 को ऐड करके कि इन स्पेशल क्लास के लिए स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, ला सकता है, ये किया गया। तो इसको इसके थ्रू 15 जो है वो 29, 16(4), 46 और 350 के इक्वली लाने की कोशिश करी गई है आर्टिकल 15 को, यानी इसको भी स्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई बेसिकली। तो आर्टिकल 15, 29, 16(4) और 46 और 340 बेसिकली ये जो आर्टिकल्स हैं
ये सभी आर्टिकल्स जो हैं वो इन्हीं के अपलिफ्टमेंट के लिए बात करते हैं, यानी SC ST और एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लास के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? बेसिकली ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द गैप एंड डिस्पैरिटी बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट। ये उन यानी पिछड़े जो डाउन ट्रोडन है और जो उनको अपलिफ्ट करा जाए, ताकि जो डिस्पैरिटी है, जो असमानता है, जो गैप है, उसे खत्म किया जा सके। आइए एक अगले केस की भी बात करते हैं इसी से रिलेटेड कि कैसे उसको किया गया। जैसे इस केस में MR बालाजी वर्सेस मैसूर का केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या करा गया था कि इसमें रिजर्वेशन जो है 68% तक दे दिया गया था, जो कि वैलिड नहीं है। ठीक, अब इसमें कैसा किया गया था, इसमें मोर बैकवर्ड और बैकवर्ड इनकी दो कैटेगरी अलग बना दी गई थी, SC ST की अलग थी। तो इसकी वजह से जो टोटल रिजर्वेशन है वो 68% तक पहुंच गया। ठीक, अब इसमें कहा गया कि जो आधार होना चाहिए रिजर्वेशन का, सिर्फ कास्ट को ही लेकर के आप आधार मत बनाइए और पुअर, बल्कि उसमें और भी कुछ बेसिक एजुकेशनली, सोशली, इन सभी चीज़ों को शामिल करके रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए स्टेट में। और सीलिंग की जो लिमिट फिक्स पहली बार इसमें कर दी गई वो है 50% की सीलिंग तय करी गई कि रिजर्वेशन कभी भी 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। हालांकि आगे केस में आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे करके अब हट गई हैं, तो सीलिंग तय कर दी गई इसमें। अब एक और केस इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसे मंडल केस कमीशन भी कहते हैं। अभी देखेंगे हम 16 में बेसिकली मंडल केस कमीशन उससे ज़्यादा रिलेटेड है, तो ये मंडल केस भी कहते हैं इस केस को। अब इस केस में बेसिकली क्या किया गया था, इसमें करा गया कि कोई भी कभी भी रिजर्वेशन जो है वो 50% से ऊपर नहीं जाएगा, सीलिंग जो है। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन आती है तो ही उसे 50% के बियॉन्ड किया जाएगा। ठीक, और रिजर्वेशन कभी भी प्रमोशन में अप्लाई नहीं होगा, हालांकि ये बाद में इसे भी हटा दिया गया। ठीक, तो कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वो परमिसिबल होगा। अब कैरी फॉरवर्ड रूल क्या था? कैरी फॉरवर्ड रूल होता है कि जैसे अगर रिजर्वेशन कुछ खास सीटों के लिए आरक्षित करी गई है वो सीटें, मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने 10 सीट्स की वैकेंसी निकाली है और किसी खास कम्युनिटी की वैकेंसी है वो, और उसके लिए 10 सीट आरक्षित है, रिजर्व है, लेकिन उसमें जो टोटल फॉर्म आते हैं वो 8 ही आते हैं, रिक्रूट 8 ही आते हैं, तो 2 सीट्स वहां पर रह गई, तो उसमें किसी और क्लास को या कास्ट को या किसी और को वो प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, बल्कि वो 2 सीट जो है नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अब नेक्स्ट ईयर अगर 10 नहीं बल्कि 12 सीट के लिए फिर से वैकेंसी आएगी, अगर पूरी नहीं होती है तो फिर उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड का जो रूल है वो परमिसिबल कर दिया गया इसमें। ठीक है, तो ये किया गया इसमें। फिर आर्टिकल, और ये भी कर दिया गया कि भाई बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड का अलग अलग कैटेगरी नहीं, बल्कि इसको एक ही कैटेगरी में शामिल करा जाए। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की, जो 93rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया। और इसमें क्या कर दिया गया, इसमें किया गया कि SEBC यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, SC और ST के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए, एडेड और नॉन एडेड किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनके लिए स्पेशल जो है व्यवस्था की जाएगी, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 लाया गया बाद में 93rd अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये था हमारा आर्टिकल 15 जो 5 क्लॉज में डिवाइड था। आइए हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 क्या है? अब ये थोड़ा सा श्रिंक है उससे। यहाँ पर जो बात करी गई है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, किसमें? इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो इक्वालिटी है वो बराबर की दी जाएगी, यानी अपॉर्चुनिटी है जो है वो सभी को इक्वल मिले। अब ये भी उसी तरह से क्लॉजेस में बटा है, 5 क्लॉजेस में। आइए देखते हैं इसका क्लॉज 1 क्या कहता है। 16 क्लॉज 1 क्या कहता है, समझ में आ रहा है ना भाई सभी को? 16 क्लॉज 1 क्या कहता है? ये कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहा गया कि इक्वालिटी एज बिटवीन मेंबर ऑफ ऑल सेम क्लास ऑफ एम्प्लॉइज, नॉट इक्वली बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लास। कहने की बात है ये कि इक्वालिटी का मतलब अगर सिमिलर क्लास है, सबका लेवल एक है, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन वही अगर डिफरेंट डिफरेंट क्लास की बात की जाए तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली उसमें भेदभाव किया जा सकता है, उसे अलग अलग किया जा सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बात करता है इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स, ये उसकी बात करता है। तो आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर ये था फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है कि अपॉर्चुनिटी सेम क्लास के लिए इक्वल दी जाएगी। 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? 16 क्लॉज 2 कहता है, ये बताता है कि इक्वालिटी किन ग्राउंड्स पर होगी, यानी किन ग्राउंड्स पर फिर उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपने देखा था कि आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड्स दिए थे, यहाँ पे 2 ग्राउंड्स एक्स्ट्रा हैं, यानी कि यहाँ पर 2 ग्राउंड्स एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, इसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे वहां पर बात की गई थी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर डिसेंस यानी वंश और रेजिडेंस, ये दो जो हैं एक्स्ट्रा न्यू टर्म ऐड किए गए। यानी आर्टिकल 16 क्लॉज 2 बेसिकली क्या है, वो उन ग्राउंड्स की बात करता है जिन ग्राउंड्स में कोई भी पार्शियलिटी या भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक, तो ये अवॉइड करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इन द अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट में, कोई भी जो है स्टेट सर्विसेज और ऑल इंडिया लेवल की जो भी सर्विसेज होंगी उनमें इन 7 ग्राउंड्स पे भेदभाव या पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। आइए देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 3। क्लॉज 1 आपने देखा अपॉर्चुनिटी इक्वल होगी सेम क्लास में। क्लॉज 2 देखा आपने, वो सेम किन बेस पे कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। समझ में आ रहा है? और फिर क्लॉज 3 क्या कह रहा है? क्लॉज 3 16 का क्या कहता है? ये कहता है कि ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, ठीक, एक्सेप्शन ऑफ क्लॉज 2 to make any law prescribing residence within the state as a condition for particular class of employment under any state specific in first schedule or any local और अदर अथॉरिटी। एक्चुअली ये क्या बात करता है? ये बात करता है मान लीजिए कोई स्टेट है, उसमें सभी जो इसके इलाके होंगे, जोन होंगे, वो इक्वली तो डेवलप नहीं होंगे, तो उसमें कुछ इलाके ऐसे भी हो सकते हैं जो थोड़े से बैकवर्ड होंगे। तो अब उस इलाके में अगर किस वजह से कोई स्पेसिफिक फीचर होगा, तो ये बात करता है कि पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि रेजिडेंस के बेस पर रिजर्वेशन दिया जा सके, यानी इस खास इलाके में किसी का अपॉइंटमेंट करना है तो वो वहीं से बिलोंग करे, इसकी बात करता है। ठीक है, तो ये वहीं से हो, यानी ये रेजिडेंस के बेस पे रिजर्वेशन को अलाउ करता है आर्टिकल 16 क्लॉज 3। ठीक है, आइए देख लेते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की यहाँ पर बात करते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 स्टूडेंट क्या कहता है? ये क्या कहता है? ये कहता है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द जनरल रूल प्रोवाइडिंग बाय क्लॉज 1 एंड 2। ठीक, 16 में जो 1 एंड 2 में जो बेसिकली दिए गए हैं, 1 में ये किस अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी की बात करता है, कि उसी का एक जो है एक्सटेंशन है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये बेसिकली एम्पावर करता है स्टेट को, किस पे? ये रिजर्वेशन स्टेट दे सकता है अपॉइंटमेंट में किसी पोस्ट के फेवर में, किसको? बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब यहाँ पर बैकवर्ड क्लास में SC ST भी इंक्लूड हो जाते हैं, यानी अगर कोई भी बैकवर्ड क्लास है तो उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक, और ये 16 उसमें किसी भी तरह से प्रोहिबिट नहीं करेगा आर्टिकल 16। ठीक, लेकिन सिटीजन विच इज इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट इज नॉट अ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो बैकवर्ड क्लास जो है ऐसा होना चाहिए, स्टेट को ऐसा लगना चाहिए कि उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि स्टेट के जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में उस खास तबके का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसके खास लोग, कुछ खास लोग शामिल नहीं है, तो उनको रिजर्वेशन दिया जा सकेगा। ठीक, अब ये जो बैकवर्डनेस है वो इन्वेस्टिगेट की जा सकती है, उसके लिए आर्टिकल 340 दिया गया है कि उसके लिए कमीशन बैठाया जाए जिस पे बेस पे ये
पॉसिबल हो डिसाइड करना। आइए इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट भी देख लेते हैं जो जजमेंट आए हैं। पहला यहाँ जजमेंट है वो है देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 का। अभी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ था, इसको बेसिकली कैरी फॉरवर्ड केस भी कहते हैं, कि इसमें कैरी फॉरवर्ड रूल जो है उसको भी अथराइज किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि कैरी फॉरवर्ड की वजह से जो जैसे हर साल जो है सीट्स जो है पूरी फुलफिल नहीं होती, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। और इस वजह से 1961 आते आते केसेस इतने ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड सीट्स हो गए कि करीब 64% तक सीट्स जो है रिजर्व हो गई। अब ये हमारी जो सीलिंग लिमिट है दैट इज 50%, उसको क्रॉस कर गई। ठीक, तो क्रॉस कर गई, तो इसके लिए इसमें कहा गया कि 50 आप कैरी फॉरवर्ड रूल तो अप्लाई होगा बट 50% के जो सीलिंग है उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी केस में आगे जो पहले भी हमने डिस्कस किया है वो है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। वो 1975 में जो बेसिकली 1979 में जो मंडल कमीशन बेसिकली फॉर्म हुआ उसके लिए है। मंडल कमीशन क्या था, थोड़ा सा ब्रीफ एक आपको बता देता हूँ। मंडल कमीशन जो था वो बेसिकली फॉर्म किया गया था बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी को बनाने के लिए, क्योंकि बैकवर्ड क्लास की कोई बेसिकली डेफिनेशन नहीं थी। तभी स्टेट डिसाइड करते हैं तो टोटल कितने बैकवर्ड क्लास हैं और उनको रिजर्वेशन का परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन है वो पॉपुलेशन के आधार पर दी जाती है। तो मंडल कमीशन ने दिया कि टोटल जो है 27% जो है वो बैकवर्ड क्लास है और इसलिए रिजर्वेशन उनको 27% दिया जाना चाहिए। ये था मंडल कमीशन। ठीक, और उसने प्रिंसिपल भी इसमें डिसाइड किया गया था। अब इस केस में प्रिंसिपल डिसाइड किया गया तो बैकवर्ड क्लास क्या है, कैसा है। तो इसमें इस केस का जो वर्डिक्ट आया था वो क्या था, फैसला कि 27% रिजर्वेशन जो है उसको अलाउ कर दिया गया। ठीक, फिर ये कहा गया कि रिजर्वेशन तो बैकवर्ड क्लास का होगा लेकिन सिर्फ अपॉइंटमेंट में अलाउ होगा, नॉट इन द प्रमोशन। यानी प्रमोशन में किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। क्या और जो 50% की जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, कैरी फॉरवर्ड भी हो तो भी। बट एक्सेप्शन अगर है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली इट कैन क्रॉस, उसको क्रॉस किया जा सकता है। लेकिन आगे कुछ समय के बाद ही पार्लियामेंट ने क्या है मोहर लगा दी और 77 पर अमेंडमेंट कर डाला। 77th अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड कर दिया 4A। और 4A क्या है, 16 क्लॉज 4A कहता है कि भाई प्रमोशन में भी दिया जाना चाहिए रिजर्वेशन, और प्रमोशन में भी रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया 4A क्लॉज जोड़ करके। ठीक है, आपको पहले भी बताया चुका हूं कि हमारा जो बेसिकली कोर्ट है वो जो जुडिशरी है वो इस बेस पे काम करता है कि जो भी हमारे विच इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट। तो जो भी मेंशन है तो फिर वो राइट है, उस पर बात करता है। फिर यहाँ पर बात होती है, फिर 2006 में एक सुप्रीम कोर्ट का केस और देख लेते हैं। इस केस में क्या हुआ, एक्चुअली इस केस में 77 को ही पूरी तरह से स्टैम्प किया गया, यानी उस मोहर लगा दी गई। ये केस था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली वैलिडिटी ऑफ उसको 77 को पूरी तरह से स्टैम्प कर दिया गया, उस पर मुहर लगा दी, उसको प्रूव कर दिया गया। इसमें बेसिकली क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि इक्वालिटी जो है वो हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स है तो उसको वो होना ही चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से उसे अप्लाई करने की पूरी कोशिश स्टैब्लिश करने की जानी चाहिए। और उसने कहा इसलिए रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में भी मिलेगा, ठीक, दिया जाएगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन उसके बेस पर उन्होंने 3 बेसिस दे दिए कि आप किन थ्योरी ग्राउंड्स पे कहेंगे कि ये बैकवर्ड है या बैकवर्ड क्लास है। इसमें दिया कि द बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास ऑफ पीपल इज शोन, दिखनी चाहिए उनकी बैकवर्डनेस। फिर इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज शोन, और ये भी देखना चाहिए कि स्टेट में उस खास तबके का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, और ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो भी प्रूव होनी चाहिए। तो ये 3 क्लॉज, अगर ये 3 चीज़ें थिंग्स जो है अगर फुलफिल करती है तो उसे बैकवर्ड कहा जाए, और इस पॉइंट पे उन्हें दिया जाना चाहिए। ठीक, और इसके लिए ये भी कहा गया कि स्टेट जो है वो एक्सरसाइज करेगा पूरी तरह से। लेकिन
आगे चल के 117 अमेंडमेंट कर दिया गया जो 2012 में हुआ 17 दिसंबर में। पार्लियामेंट ने कह दिया कि कोई भी डेटा एक्सरसाइज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेट को लगता है कि इसमें इस खास क्लास को जो है रिजर्वेशन प्रमोशन में दिया जाना चाहिए तो उनको दिया जा सकेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 4। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने दे दिया है कि 16 क्लॉज 4 जो है उसमें जो अमेंडमेंट करके ऐड किए गए थे दो, इसमें 77 अमेंडमेंट के थ्रू क्लॉज 4A लाया गया था और क्लॉज 4A क्या कहता है, प्रमोशन इन द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन में भी प्रमोशन दिया जाएगा। कोई डेटा जो है उसके लिए अब ये भी है 12 में दे दिए कि कोई इंटरप्रिटेशन या फिर उसके एनालिसिस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसी के साथ ही आर्टिकल 16 क्लॉज 4B क्या है ये भी ऐड कर दिया गया। ये 81 अमेंडमेंट के थ्रू था और इसमें कर दिया गया कि कैरी फॉरवर्ड के थ्रू जो भी है वो वैकेंसीज फुलफिल की जाएगी और उस साल में कैरी फॉरवर्ड अगर है तो 50% का जो क्लॉज है वो अप्लाई नहीं होगा, यानी कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं होगी। 50% के ऊपर भी रिजर्वेशन जो है वो दिया जा सकेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ अभी खत्म हो चुके हैं, यानी कि रिजर्वेशन जो है कैरी फॉरवर्ड के थ्रू आता है। 50% के ऊपर रिजर्वेशन जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड उसमें अलाउ कर दिया गया, यानी अगर सीट उस खास रिजर्व कैटेगरी की फुलफिल नहीं होती है तो उसे नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसमें किसी और कैटेगरी के लिए कोई प्लेस नहीं होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 16 क्लॉज 5 है। ये क्या कहता है आर्टिकल 16 क्लॉज 5? ये कहता है द ऑफिसेज रिलेटिंग टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूट। अगर कोई भी ऐसा पद है जो किसी खास रिलीजियस इंस्टीट्यूट से जो है जुड़ा हुआ है, उससे एसोसिएट है, तो उसके लिए जो है रिजर्वेशन उस खास रिलीजन ग्रुप से ही होना चाहिए और ऐसा कर सकता है स्टेट। ठीक, ताकि उस खास पोस्ट के लिए उस खास रिलीजन से ही जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, इंडिविजुअल अपॉइंट हो। ये कहता है आर्टिकल 16(5). तो ये थे हमारे आर्टिकल 16(5) के 5 क्लॉजेज। ठीक, आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं आर्टिकल 17। सभी को समझ में तो आ रहा है ना? चलो, तो ये आर्टिकल 17 है। ये क्या कहता है? ये एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। अब यहाँ बहुत ही अजीब चीज है कि यहाँ अनटचेबिलिटी की बात तो करी गई, लेकिन अनटचेबिलिटी है क्या ये डिफाइन नहीं किया गया कि अनटचेबिलिटी का मतलब क्या। जैसे आज की सिचुएशन हम देख लें, जहाँ कोरोना जो हर जगह फैला हुआ है, एक महामारी है, एक पैंडेमिक है, तो इसमें भी हम एक तरह की अनटचेबिलिटी फॉलो कर रहे हैं। सभी को घर के अंदर बंद कर दिया गया है, हम एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते हैं, पब्लिक प्लेस पे गैदरिंग नहीं हो सकती है, टेंपल में गैदरिंग नहीं हो सकती। तो ये भी एक तरह की अनटचेबिलिटी है। तो क्या इस अनटचेबिलिटी को भी आर्टिकल 17 प्रोहिबिट करता है? तो क्या होना चाहिए, है क्या, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। आओ, तो ये क्या है? ये बात करता है अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इज एनी फॉर्म is forbidden. The enforcement of any disabilities arising out of untouchability shall be an offense and punishable in accordance with the law. अब यहाँ दो बात की गई। पहले ये बात कर दी गई है कि जो अनटचेबिलिटी है उसको पूरी तरह से एबॉलिश किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा कोई फॉलो करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। अब यहाँ पर दो बातें आ गई, लेकिन अब जैसे कि अनटचेबिलिटी जो है बहुत पहले से ही हमारे देश में चली आ रही थी, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका, और उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और इस पे जब हमारे पार्लियामेंट में जो लास्ट असेंबली चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो अम्बेडकर ने जो है इसका पूरा समर्थन किया, पूरे एनोनिमसली एक्चुअली वो पास कर दिया गया। और अम्बेडकर ने ये भी कहा, पटेल जी ने भी, कि इसको न सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाना चाहिए बल्कि इसको फंडामेंटल राइट में जगह दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे पिछड़े लोग हैं जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरह से लागू तो कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर बात क्या करता है, पहला बात करता है कि एबॉलिश और उसके लिए पनिशेबल ऑफेंस होगा। अब यहाँ पे लॉ बनाने की बात करता है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35 है। और वैसे भी आपको बताऊं, हमारे यहाँ लॉ बनाने के काम को हम करता है लेजिस्लेटिव, और ख़ास तौर से आर्टिकल 35 कहता है कि इसमें से किसी भी फंडामेंटल राइट को के लिए कोई लॉ बनाना है तो वो उसके लिए पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ, वो लॉ बनाएगी। आर्टिकल 35 जो है वो एंश्योर करता है। ठीक, तो 17 को अप्लाई करने के लिए 35 के थ्रू लॉ बनाया गया।
ठीक। और एक चीज के पहले ये भी बता दूं कि अनटचेबिलिटी है क्या, इसको दो केसेस हैं इससे जुड़े हुए। जय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये राजस्थान हाई कोर्ट का केस था, और देवराज वर्सेस जो है पदमन्ना जो है ये मद्रास हाई कोर्ट के केस हैं। इन दो केसेस में बेसिकली इस वर्डिक्ट में डिफाइन किया गया कि व्हाट इज अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी में कहा कि अगर कास्ट बेसिस अगर होती है, कोई सोशली अनटचेबिलिटी है, उसको पूरी तरह से प्रोहिबिट करने की कोशिश की जाएगी। और इन्वर्टेड कॉम में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी है वो कास्ट बेस्ड जो छुआछूत है ये उसकी बात करती है। ठीक, तो यहाँ पर दो बातें मैंने बताई आपको, एक एबॉलिशन और एक पनिशेबल ऑफेंस, इसको इसकी बात करता है। अब इन दोनों ही चीजों को यहाँ पर खत्म किया जाएगा, इन दोनों को ही हटाने की बात करता है। यहाँ पर पनिशेबल ऑफेंस है तो इसके लिए कैसे अप्लाई होगा, वो 35 के थ्रू लॉ बनाया गया। वो क्या है, अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस एक्ट है 1955। ठीक, ये अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट के थ्रू इसमें क्या क्या पनिशमेंट है ये सभी चीजें इसमें डिसाइड की गई, इसमें बताया गया है और इसके लिए ये लॉ बनाया गया। ठीक, लेकिन बाद में चल के ये जो लॉ है या उसके थ्रू जो पनिशमेंट है वो थोड़ी कारगर नहीं रही, तो उसके बाद एक कमीशन इसमें फॉर्म किया गया और उस कमीशन की रिपोर्ट के बेस पे 1976 प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जो है वो एक नया कानून लाया गया, एक नया लॉ लाया गया। और उसमें कुछ बेस बता देता हूँ यहाँ पे कि क्या खास चेंजेस या बदलाव करा गया था। उसमें जो बदलाव किया गया था, फर्स्ट क्या किया गया था कि इनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट कर दिया गया, यानी जो भी पनिशमेंट थे उसमें कई कैटेगरी में आप देखोगे, उसमें कोई ट्रस्ट है या कोई भी टेम्पल है वो इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज पनिशमेंट को काफी इनहेंस कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद ये कर दिया है कि ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट की जो है ये ड्यूटी खास दी गई कि अगर पब्लिक कोई सर्वेंट है और अगर कहीं पे ऐसा केस है जो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है और उसकी शिकायत उसके पास की जाती है, अगर वो उस पर एक्शन नहीं लेता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ भी फिर एक्शन लिया जाएगा। थर्ड बात की गई है प्लेस एंड वर्शिप। अगर कोई ट्रस्ट है या कोई टेम्पल है जो इस तरह का ऑफेंस करता है जो, तो उसके अगेंस्ट ही पनिशमेंट की कार्रवाई पूरी तरह से की जाएगी, यानी उसको भी शामिल किया गया है इसमें ऑफेंस के तौर पे। फिर पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को एक स्पेशल पावर भी दे दी गई इसमें। तो मान लीजिए कोई विलेज है या मान लीजिए कोई इलाका खास है, वहां के सभी व्यक्ति ही इस तरह के ऑफेंस में इन्वॉल्व है, इस तरह की गलत कार्रवाई में यानी कि अनटचेबिलिटी में इन्वॉल्व है, तो स्टेट को ये अथॉरिटी है कि उस पूरे इलाके या उस पूरे विलेज के लोगों को ही वो पनिशमेंट दे सकता है, ये पावर स्टेट को दे दी गई। तो ये था आर्टिकल 17। इसमें एक खास और है कि इसमें एक केस है यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली क्या किया गया था, इसमें कहा गया कि इस ऑफेंस में अगर ये करते हैं तो पनिशमेंट जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल को भी दिया जाएगा, न सिर्फ स्टेट ही शामिल होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 15, 16 और 17। तो आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर जो नोट्स भी बनाकर इसमें थोड़े से दे दिए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो करोगे तो आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है, चलो फिर आज का फिर यहीं पे क्लास हम खत्म करते हैं।